बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे चैनल दिल मोम का दिया में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल मोम का दिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की मेरी कहानी कुछ यूँ है। दुर्रे शहवार नाम था मेरा, मगर वो मुझको हुसन शहजादी कहता था। मेरे वालिदैन और रैयान के माँ बाप बरसों से हम दीवार थे। बचपन से हम बच्चों का आना जाना लगा रहता था। मैं बड़ी हो गई तो रोक टोक होने लगी। वालिद साहिब ने हम बहनों पर हमसायों के घरों में जाने पर पाबंदी लगा दी। इन दिनों पर्दे की बहुत पासदारी की जाती थी, मगर रैयान के घर जाने की आदत सी पड़ गई थी। इसकी बहन मेरी बहन की और इसकी भाभी मेरी भाभी की सहेलियां थीं। ताहम मेरी दोस्ती सिर्फ रैयान से थी। बचपन की दोस्ती को इंसान भुला नहीं सकता। जब दिनों रैयान को देखे गुजर जाते तो मैं अपने बड़े होने को कोसती, सोचती ए काश के बचपन के दिन हमेशा को ठहरे रहते। उधर वो भी मेरी कमी को शिद्दत से महसूस करता था। उन दिनों मैं 8वीं और वो मैट्रिक में था, जब बाबा जान की सख्त गिरी की वजह से हम मिलने से रह गए। मानी हुई बात है, जहाँ पाबंदियाँ लगती हैं वहाँ जोश व जुनून बढ़ता है। अब हम दोनों के पास इसके सिवा चारा ना था कि अपनी छतों से ताका झांकी करके एक दूसरे का दीदार कर लें। कुछ मुद्दत तो ये सिलसिला चला। एक रोज़ रैयान की बड़ी बहन शीरी बाजी ने जीने से छत पर आते हुए अपने भाई को मेरे साथ इशारों इशारों में बातें करते देख लिया। उसने अपनी भाभी जान से ये बात जा लगाई। ये वो ज़माना था कि पड़ोस की बच्चियों का अपनी बच्चियों से बढ़कर ख्याल किया जाता था। रैयान की भाभी ने अपने शौहर को आगाह किया कि छोटे भाई की खबर लो, ऐसा ना हो कि कल कलां इन बातों का कुछ और मतलब निकल आए। वो बोले, ये लड़का समझाने से भी हेरा फेरी से बाज ना आया तो क्या करेंगे। ज़माना बदल रहा है। ऐसा करो कि सुहेल साहिब के घर जाकर उनकी बीवी से बात करो। वो राज़ी हों तो रिश्ता पक्का कर लो। मंगनी हो जाएगी तो बदनामी का आधा ख़तरा टल जाएगा। मेरे वालिदैन ने भी बात निकल जाने के खौफ से हामी भर ली। गरचे तब मेरी उम्र 13-14 बरस थी। मेरे वालिदैन के लिए किसी बड़े ख़तरे का सबब बन गई थी। मंगनी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे। हमारे घर वालों ने भी सुख का सांस लिया। अच्छे दिनों की उम्मीद में हम दोनों के दिन हंसी खुशी गुजर गए। रैयान का FA का रिज़ल्ट आ गया। वो अच्छे नंबरों से पास था। उसकी छुट्टियां आते ही बाबा जान और रैयान के भाई जान ने हमारी शादी की तारीख तय कर दी। शादी को 1 माह बाकी था कि बदकिस्मती से रैयान के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। उनके वालिदैन रैयान के बचपन में वफ़ात पा गए थे। भाभी और भाई ने ही इसको बाद में पाला पोसा और परवान चढ़ाया। यूँ हमारी शादी मुलतवी कर दी गई। रैयान ने फैसला किया कि वो अभी शादी ना करेगा, क्योंकि उसकी 4 भतीजियां यतीम हो गई थीं। ने अपनी भाभी से कहा, आपने माँ और भाई जान ने मुझको बाप बनकर पाला था, तो कैसे मैं ये शादी करके अपना घर बसा लूँ और आप लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दूँ। शादी के बाद जाने हालात कैसे हों। उसकी भाभी ने बहुत समझाया, वो ना माना और कह दिया कि आप दुर्रे शहवार के घर वालों को मना कर दें। वो या तो कुछ और वक्त इंतज़ार कर लें या अपनी बेटी की जहाँ चाहे शादी कर दें। ये बात मेरे वालिदैन को बुरी लगी और उन्होंने झटपट जो रिश्ता आया मेरी शादी कर दी और मैं रोती धोती ब्याह कर अपने घर चली गई। शादी के बाद मेरे शौहर का तबादला कराची से हैदराबाद हो गया और मैं मैके से दूर हो गई। फिर जब बाल बच्चों में पड़ गई, मैके के अड़ोस पड़ोस की भी सुन गुन ना रही। वालदा की वफ़ात के बाद मैके जाना बहुत कम कर दिया था।
इन्हीं दिनों भाभी कराची से एक रोज़ मिलने हैदराबाद आईं। उनकी ज़बानी ये सुनकर हैरत ज़दा रह गई कि रयान की भतीजी जान बानो का कत्ल हो गया है। ये खबर दिल दहला देने को काफ़ी थी। बानो की सूरत मेरी आंखों में फिर गई। आहो बला की हसीन थी वो, वाकई इतनी हसीन और प्यारी बच्ची थी कि घर भर की नहीं अपने चचा रयान की भी जान थी। वो सबसे ज़्यादा अपनी इसी भतीजी से प्यार करता था। रयान की भाभी को लड़कियों की फ़िक्र थी कि उनके बढ़ने में देर नहीं लगती। देखते देखते चारों ने कद निकाल लिए। जान दूसरे नंबर की थी मगर लंबे कद की थी। इसका रिश्ता अपनी खूबसूरती के सबब पहले आ गया। माँ ने मना कर दिया कि पहले बड़ी का करूँगी, मगर जो रिश्ता आता वो जान बानो को मांग लेते। तभी भाभी ने सोचा इसी का पहले कर दूं, वरना और बैठी रह जाएंगी। सो उन्होंने देवर से सलाह की। उसने कहा ठीक है भाभी, अब जो रिश्ता आए आप बानो के लिए हाँ कर दें। इस बार एक अच्छे और खाते पीते घराने से रिश्ता आ गया। वो खातून अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देखने आई थी, लेकिन जब उनकी नज़र जान बानो पर पड़ी उसकी सूरत आंखों में खुब गई। सौतेले बेटे के लिए रिश्ता लेने आई थी, मगर अपने सगे बेटे का रिश्ता लेने की नीयत कर ली कि ऐसी मोहनी सूरत वाली फिर कहाँ मिलेगी। उसने सोचा बड़े के लिए कहीं और देख लूँगी। यूँ पहले छोटे बेटे की शादी का एहतमाम कर डाला। इस बात का रंज उसके बड़े बेटे तारिक को पहुँचा, मगर वो खामोश हो रहा। जान बानो तारिक की बजाय खालिद की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। शादी के दिन जान बानो महज 16 बरस की थी और उसका दुल्हा 22 का, जबकि जेठ तारिक 28 बरस का हो चुका था। शादी के दिन जान बानो दुल्हन बनकर इतनी हसीन लग रही थी कि उस पर निगाह नहीं टिकती थी। मोहल्ले की औरतें कह रही थीं कि ये कोई हूर है जो आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गई है। दस्तूर के मुताबिक जेठ दुल्हन को पहली बार देखने आया। जब उसने उसको देखा तो सकते में आ गया। उसकी नज़रें दुल्हन के चेहरे पर टिक गईं और नज़र हटाने की ताब ना रही। दुल्हन ने उससे तोहफ़ा लेकर शुक्रिया को निगाह ऊपर की तो जेठ की निगाहों में ऐसी हसरत झलक देखी कि लर्ज़ कर रह गई। ना जाने क्यों उसको इन वीरान सी निगाहों में वहशत भी नज़र आई। तभी शौहर के घर में पहले ही दिन से वो खौफ के साए में जीने लगी। उसने अपनी माँ से ज़िक्र किया वो ससुराल में बहुत बेआरामी महसूस करती है। माँ ने सबब पूछा। कहने लगी न जाने क्यों मुझको अपने जेठ से खौफ आता है। वो जब घर आता है मैं चाहती हूँ वो ना आए। उसका वजूद मेरे लिए वहशतनाक होता जा रहा है, क्योंकि मुझको देखकर उसकी आंखों में अजब तरह का तासुर उभरता है। माँ ने इसकी बात को कुछ ज़्यादा अहमियत ना दी। सोचा कि अभी कम उम्र है, न जाने क्या सोचती है। वो जब मैके आती ससुराल जाने को जी ना करता। जान बानो की शादी को बामुश्किल 2 माह गुजरे थे कि एक सुबह सास ने कहा, दुल्हन आज मैं बड़ी बेटी के घर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। तुम घर का ख्याल रखना और खाना भी तैयार कर देना। तन्हा घर में रहने के खौफ से उसका जी बैठ गया। बोली, खाला जान आप मुझको भी साथ ले चलिए, तुम घर ही रहो। तारिक और खालिद आएंगे, उनको खाना कौन देगा। वो सास का हुक्म मानने पर मजबूर थी। सास को घर से गए 1 घंटा गुजरा था कि दस्तक हुई। जान बानो का दिल धक धक करने लगा। वो दरवाजे के पास गई मगर जवाब ना आया। तभी दूसरी बार इतने ज़ोर की दस्तक हुई कि उसने घबरा कर कुंडी खोल दी। जिसको देखकर वो सहम जाती थी वो आ गया था। जल्द ही जान बानो को एहसास हो गया कि वो जेठ का रास्ता रोके खड़ी है। तभी
وہ سامنے سے ہٹ گئی اور تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کانوں نے قدموں کی چاپ کو واش روم کی جانب جاتے ہوئے سنا۔ طارق ہاتھ منہ دھو کر نکلا تو اس نے باورچی خانے میں جھانکا جہاں جان بانو نہیں تھی۔ اس نے آواز دی، جان بانو کہاں چھپ گئی ہو؟ کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی آواز سن رہی تھی مگر اٹھی نہیں، جسم میں جیسے جان نہ ہو۔ تبھی قدموں کی آواز اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کھانا نہ دوگی؟ کیا ابھی تک پکایا نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں چلا آیا۔ پکا ہوا ہے، بس روٹی ڈالنی ہے، اس نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ تبھی نظر دیوار پر لگی اپنے ولیمے کی تصویر کی جانب اٹھ گئی جس میں وہ عروسی جوڑے میں اپنے دلہا کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے طارق کی جانب نہیں دیکھ پائی کیونکہ آج بیرونی دروازے سے آتے ہوئے وہ اس کو فیصلہ کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہری خاموشی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جان بانو اپنی جگہ سمٹنے لگی۔ تبھی اچانک طارق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو کلائی میں پڑی سونے کی چوڑیاں بھی چیخ اٹھی۔ نازک سی لڑکی اپنے کومل ہاتھوں سے اس کو خود سے پرے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی کمزور مدافتوں کے باعث اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو سہمی ہوئی چڑیا سے زخمی شیرنی بن گئی اور چلا کر بولی، طارق بھائی ہٹ جائیں میرے سامنے سے ورنہ میں جان دے دوں گی۔ اچھا، سب یوں ہی کہتے ہیں مگر جان دینا آسان نہیں۔ اس نے جیب سے چاقو نکال کر کہا، ماں رشتہ میرا لینے گئی تھی اور بیاہ دیا اس نے تم کو اپنے لاڈلے سے۔ میں نے اس کو کبھی ستیلی ماں نہ سمجھا لیکن اس نے اپنا ستیلا پن دکھا دیا۔ اب اس کے اندر کا وحشی انسان پوری طرح باہر آ گیا اور نازک سی بانو بھی اپنے ناموس پر نثار ہونے کو نازک نہ رہی۔ وہ پوری قوت سے مقابل آ چکی تھی۔ اس کو شدت سے چیختے اور لڑتے بھڑتے دیکھ کر وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا، جوش غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک کمزور لڑکی ہار ماننے کی بجائے اس کو للکار رہی تھی۔ اس نے چاقو سے وار پر وار شروع کر دیے اور وہ خون میں نہا گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے راہداری میں آ گئی اور جان بچانے کو رستہ تلاش کرنے لگی مگر آگے کوئی رستہ نہ تھا۔ اپنی جان بچانے سے زیادہ اس کو عزت بچانے کی فکر ہو گئی۔ عزت تو بچ گئی مگر جان نہ بچا سکی۔ پچھتاوا غالب آ گیا۔ اگر میں گرفتار نہ بھی ہوتا تو بھی کبھی نہ کبھی ضرور پکڑا جاتا۔ اتنا عرصہ لمبی اذیت سہنی پڑتی۔ ریان 17 سال بعد مجھ کو اچانک ایک میڈیکل سٹور پر مل گیا۔ ان دنوں مجھے بیوہ ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ اس نے مجھ کو ایک ریسٹورنٹ میں تھوڑی دیر ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کی آفر کی جو میں نے قبول کر لی کیونکہ وہ بہت ویران اور خستہ حال لگ رہا تھا اور میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کا ایسا احوال کیوں ہوا۔ تب اس نے جان بانو کی شادی سے موت تک کا احوال کہہ سنایا۔ مجھ سے باتیں کر کے رو رہا تھا۔ میرا بچپن کا ساتھی اب کبھی مجھ کو اپنے دکھ سکھ کا ساتھی ہی جان کر دل کا غم سنا رہا تھا اور میں دم بخود سن رہی تھی۔ جان بانو واقعی ہماری جان تھی۔ وہ مجھ کو اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی۔ اپنی انہی یتیم بھتیجیوں کی خاطر تو میں نے تم کو اتنا غم دیا، تم سے شادی نہیں کی، اپنی خوشیوں سے بھی منہ موڑا، ان بچیوں کو باپ کے پیار کی کمی محسوس نہ ہونے دی، مگر جان کی موت کا غم بھولتا نہیں ہے۔ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی جبکہ تمہارے بھائی کی بیٹیاں
अब तो अपने अपने घरों की हो चुकी हैं। भाभी ने मेरी दूसरी बार शादी की बात किसी घराने में तय करा दी थी, मगर मैंने इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि मेरी भतीजी के कातिल को सज़ाए मौत ना हो सकी। वो बाद में अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गया। खालिद ने भी अपने भाई को फांसी के फंदे से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर वो सज़ाए उम्र कैद का मुस्तहिक करार पाया। 14 तवील बरस मैंने अंगारों पर लौट कर गुजार दिए। मैं चरपाई पर ना सोया, नए कपड़े कभी ना पहने, कभी पूरा खाना ना खाया, किसी खुशी में शिरकत नहीं की, कभी ईद ना मनाई, सिर्फ इसलिए कि कातिल बाहर आए तो इसको ज़िंदा पाऊँ और फिर अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करूँ। मैं भाभी से भी कहता कि मैं ज़िंदा इसीलिए हूँ कि जान बानों के कातिल को इंतकाम की इस आग से बुझा दूँ जो दिन रात मेरे वजूद को जलाती रहती है। मैंने इसी सबब शादी ना की। बिल आखिर ये मुद्दत इंतज़ार तमाम हुई। वो दिन आ गया जब तारिक सलाखों से बाहर आया। इसकी सज़ा का अरसा पूरा हो चुका था और मैं इसके घर के बाहर उसकी आमद का इंतज़ार कर रहा था। अब मैं उसको मज़ीद सांसों की मोहलत ना दे सकता था, मगर खुदा को ये मंजूर ना था कि मैं अपनी बेगुनाह भतीजी के खून का बदला अपने हाथों से ले लूँ। कुदरत के खेल निराले हैं। 14 साल की सज़ाए उम्र पूरी कर लेने के बाद भी उसको माफ़ी ना मिली। वो घर आया तो मगर अफसोस ज़िंदा नहीं, मौत की चादर में मुंह छुपाकर वो पेशावर से आगे कहीं अपने आबाई इलाके को निकल रहा था कि हाईवे पर उसकी सवारी हादसे का शिकार हो गई। वो मौका पर हलाक हो गया। मौत ने तो यूं भी उसको उसके घर तक आने की मोहलत ना देनी थी। मैं नाहक बदले की आग में खुद को जलाता रहा, हर खुशी को हराम कर लिया, जबकि कुदरत ने खुद उससे बदला लेना था। बेशक इंसान फ़ानी है, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी को फ़ना करके क्या पाया? ये कहकर रयान ने आंसू पोंछे। उसके बाल सफ़ेद थे और वो अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा नज़र आ रहा था। उसने अपना दुख मेरी गम गुसारी के कासे में डाला और चला गया। इसके बाद वो मुझको कभी नहीं मिला।